दुश्मन आपका इतिहास नहीं लिखेगा, दुश्मन अपना इतिहास लिखेगा। मैं छोटे छोटे प्रश्न खड़ा करता हूं रानी दुर्गावती के बारे में। मेरी पढ़ाई में जो आया वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जब रानी दुर्गावती का कार्यकाल था तो भारत के 12 राज्यों में आदिवासियों का मुगलों के साथ में संयुक्त शासन था, यानी मुगल सरकार और आदिवासी सरकार, आदिवासी राजा और मुगल सरकार, ऐसे 12 राज्य पूरे भारत में चल रहे थे और वहां पे संयुक्त रूप से आदिवासी लोग राज कर रहे थे। आदिलाबाद, नालगोंडा, उड़ीसा, नागपुर, मंडला में उसके पहले भी ये रहा है, जबलपुर, आपका उधर आगे बढ़ जाइए आप, चंद्रपुर, यहां पे जो राज्य था आदिवासियों का वो मुगलों के साथ मिलकर राज हो रहा था। अगर आदिवासी समाज के लोग मुगलों के साथ राज कर रहे थे, इसका मतलब आदिवासियों का मुगलों के साथ में कोई झगड़ा नहीं था। वो लोग संयुक्त सत्ता का संचालन कर रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई कि रानी दुर्गावती के क्षेत्र में आदिवासियों को मुगलों के खिलाफ में लड़ना पड़ा? यह पहले सोचा जाए। बाकी जगह पे नहीं दिख रही है मुगलों की आदिवासियों की लड़ाई, यहां पे लड़ाई हो गई। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस वक्त रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई, इसकी खबर केवल 4 ब्राह्मणों ने क्यों दी? यह खबर दूसरों ने क्यों नहीं दी? लड़ाई पे लड़ने वाले मुगल सरदारों को भी यह खबर ब्राह्मणों ने दी कि रानी दुर्गावती मर गई। यानी उसकी मौत में इंटरेस्ट किसका था? उसकी मौत पर, उसकी लड़ाई पर, उसकी हलचल पे नजर किसकी थी? किसकी थी? तो रानी दुर्गावती अपने बच्चे का भी मर्डर कर देंगी? दुनिया की कौन सी मां है जो अपने बच्चे का मर्डर करेंगी? पहला सवाल। तो हमने मान कैसे लिए? जो लिख दिया आंडू पांडू ने, उसका नाम वो लिख दिया, वो इतिहास की किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे यहां के भी बेवकूफ सरदार है कुछ। मैं कहावत है मेरी कि हमेशा सरदार ही गद्दार है। मेरे समझ में नहीं आया कि कोई मां अपने बच्चों को कैसे मार सकती है साहब। वो तो उस वंश को जिंदा रखने के लिए पैदा करती है, उसको मार नहीं सकती, उसको दूसरे रास्ते से भी खड़ा कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि रानी दुर्गावती और उसके बच्चे का इनकाउंटर हुआ है, और इनकाउंटर करने वाले मुगल नहीं थे। जो चाहते थे कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, ये लड़ाई आदिवासी और मुगल में हो जाए और इनका फायदा हो जाए। आप पूरे साम्राज्य का, मध्य भारत के पूरे साम्राज्य का आप लोग इतिहास पढ़ो। जब ये युद्ध आदिवासी और मुगल के बीच में हुआ, वहीं से यहां पर ब्राह्मण माइंड के रोज हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ है। यहां बाकी कभी राजा नहीं बन सके, कोई राजा नहीं बन सके। यहीं से आदिवासी समाज का पतन शुरू हुआ। यह पॉलिटिक्स है अपने साथ। मैंने कई लोगों से पूछा कि एक वीरांगना मार के मरती है या खुद को मार लेती है? खुद को मारने की कला आदिवासियों ने कभी नहीं सिखाया किसी को। सुसाइड नाम की चीज ही नहीं है। सब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आदिवासी नहीं कर रहा है। वो भूखा रहता है, लड़ता है, लेकिन मरता नहीं है, मारता नहीं, अपने आप को आत्महत्या नहीं करता। ये हमारी खून में ही नहीं है। तो रानी दुर्गावती का जो सुसाइड बताया जाता है कि वो गिर गई थी, फिर अपने बच्चे को मार ली, ये कहानी है, ये सच नहीं है। वो युद्ध क्यों हुआ? रानी दुर्गावती का युद्ध क्यों हुआ? किस लिए हुआ? साथियों,
राज्य में सत्ता हस्तांतरण के लिए युद्ध होता था। एक की सत्ता दूसरे की सत्ता दूसरे के हाथ में आना चाहिए। लेकिन रानी दुर्गावती के समय यह प्रश्न नहीं था। उस वक्त प्रश्न था जमीन का। वो जमीन का प्रश्न था। यहां के पंडे चाहते थे कि आदिवासी अपनी जमीन छोड़ दे। इस युद्ध में जब हम हारे तो क्या खोए, हमारे हाथ से क्या क्या गया, अगर आप किसी को पूछेंगे तो कोई बताता नहीं है कि जब रानी दुर्गावती मर गई उसके बाद में क्या हुआ। रानी दुर्गावती मरने के बाद में सीपी एंड बरार की 1,27,000 हेक्टेयर जमीन पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, मुगलों ने नहीं। लड़ाई किससे हो रही? मुगलों से। और जमीन पे कब्जा कौन कर रहा? ब्राह्मण। कैसे हो गए? जिससे लड़ाई हुई उसने कब्जा करना था। लड़ाई मुगलों ने किए, मुगल ने कब्जा नहीं किया। वहां कब्जा दूसरों ने किया। उनकी नजर किस पे थी? आदिवासियों की जमीन पर थी। साथियों, हमको जो इतिहास बताते हैं वो इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, हमको संशोधन भी करना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी माता दुर्गावती ने सुसाइड कर ली और मैं मान लिए मैं उसमें से नहीं हूं। मैं संशोधन करूंगा। मामला क्या है? वो मरी क्यों? किस लिए युद्ध हुआ? कैसे मारे हमारे लोगों को? उसके बाद का क्या परिणाम हुआ? रानी दुर्गावती के साथ में कम से कम 7,500 आदिवासी सैनिक थे। वो 7,500 आदिवासी सैनिकों से आप जाकर पूछो, उनके वंशजों से जाके पूछो आप। वो तो कहानी लोगों के मन में आती है, थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि लिखित इतिहास आदिवासियों के बीच में नहीं मिलता है। तो आपको पता चलेगा कि 7,500 आदिवासी सैनिकों के साथ में क्या हुआ। ऐसा क्या कारण था? 7,500 सैनिक लड़ रहे हैं दुर्गावती के, और दुर्गावती सुसाइड कर लेगी? यह पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। यह ऐसा हो ही नहीं सकता। साथियों, 7,500 सैनिकों में से आखिरी में 750 सैनिक बचे थे। 750। अपने लोग 750 का बड़ा आंकड़ा ये करते हैं। अब ये नहीं मालूम मेरे को इसका कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जो बचे थे वो बता रहा हूं। जो 750 सैनिक बचे थे, मुगलों के सत्ता हस्तांतरण के बाद में वो पूरे सैनिकों को इन्होंने पॉइजन देके मारे। पॉइजन यानी जहर देके मारे। ये इतिहास किसी ने नहीं बताया। सिर्फ रानी दुर्गावती ने सुसाइड कर ली और तुम्हारे बीच में दिमाग में डाल दिए कि जब रानी दुर्गावती सुसाइड कर सकती है तो अपन कौन सी खेत की मूली है इनके सामने। यानी आदिवासियों में पुनर्युद्ध की, पुनर्संघर्ष की, पुनर्जागृति की, पुनर्विद्रोह की जो संभावनाएं थी उसको कुचलने के लिए ऐसा फैलाया गया कि रानी दुर्गावती ने आत्महत्या करी। ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा सुने क्या किसी दूसरे समाज ने आदिवासी की लड़की को रानी बनाया? नहीं सुने होंगे आप। लेकिन यह आदिवासी समाज है जिसने चंदेल वंशी रानी दुर्गावती को अपना राजपाट सौंपा है। अगर रानी दुर्गावती का पति, अगर वो चंदेल वंश में होती, हिंदू समाज में होती, ब्राह्मण समाज में होती और उसका पति मर जाता तो उस वक्त उसको सती कर देते थे। लेकिन आदिवासी संस्कृति में अति सती का कोई प्रथा नहीं था। आदिवासी संस्कृति में उस औरत को उस घराने की, उस पूरे राजपाट का सिपाही बना दिया गया, उसको सरदार बनाया गया। वो रानी थी, उसके बाद वीरांगना बनी, महारानी बनी, उसको ट्रेनिंग दिए। यह गलत बात है कि कोई चंदेल वंशीय घराने से उसको ट्रेनिंग दिए थे, यह गलत बात है।
उसको ट्रेनिंग देने वाले का नाम है मंगलू गोंड, जो नागपुर में भी उसका, नागपुर के इसमें भी उनका उल्लेख आता है। मंगलू गोंड नाम के व्यक्ति ने उसको ट्रेनिंग दी। रानी दुर्गावती के वक्त भी गोंड नाम और प्रधान व्यक्ति आदमी नहीं मिलता था। रानी दुर्गावती के इतिहास का आप लोग एक पन्ना निकाल के बताओ जहां गोंड और प्रधान ये शब्द आया होगा। मैं यहीं बंद कर देता हूं बोलना। आदिवासियों का जो बंटवारा हुआ है, आदिवासियों के साम्राज्य की जो लूट हुई है, आदिवासियों का जो नरसंहार हुआ है, जिसको इनकाउंटर बोलते हैं, उनकी जो मारा गया, उनका जो मर्डर हुआ है, उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। बलिदान दिवस पुतले लगा के ये कार्यक्रम चलेगा नहीं। बिगर ब्रेन का आदमी होना ही नहीं। बिगर ब्रेन के आदमी में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। अगर आप समाज में ब्रेन नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, समाज को बचा नहीं सकते। एक कलेक्टर बनाओगे, एक कमिश्नर बनाओगे, एक मुख्यमंत्री बनाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्था नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे समाज के लिए। इतना बेवकूफ समाज, दुनिया का सबसे बेवकूफ समाज, यानी गोंड और प्रधान। ये प्रधान अपने आप को, गोंड को अपना दुश्मन समझता है और ब्राह्मण को भाई। गोंड प्रधान को दुश्मन समझता है, ब्राह्मण को भाई। गोंड और प्रधान हलवा को अलग समझते हैं और ब्राह्मण को नजदीक समझते हैं, बाकी को नजदीक समझते हैं। कोरकू को दूर समझते हैं, भील को दूर समझते हैं, लेकिन बाकी नजदीक। गडकरी जी नजदीक का आदमी है। अब वो गडकरी नहीं, गडकरी बहुत है। पांडे जी, शर्मा जी नजदीक के आदमी है, लेकिन जो कोई भील है, हल्बी है, तुम्हारा नगारची है, बैगा है, वो दूर का आदमी है। अब सवाल ये खड़ा होता है भाई, जिसने अपने भाई को ही दुश्मन समझ लिया, वो अक्लमंद आदमी है या गद्दार आदमी है? गद्दार। तो जो गद्दार है वो लड़ाई लड़ सकता क्या? जब से इस समाज में जातिवाद की सोच निर्माण हुई, वहीं से ये समाज ने लड़ना छोड़ दिया। गुलाम बन गए। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये बैगा है, ये हल्बी है। अरे आदिवासियों के रहते हुए प्रधानमंत्री बैगाओं को गोद लेता है। मोदी बैगाओं को गोद लेता है, बैगा समाज को गोद लेता है। यानी उसके भाई के रहते हुए कोई दूसरा आदमी तुम्हारे भाई को गोद लेता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तुम्हारा डीएनए पानी की बोतल है ना, भील का डीएनए, गोंड का डीएनए, प्रधान का डीएनए, महादेव कोड़ी का डीएनए, मुंडाओं का डीएनए एक है। उनका खून एक है, उनकी संस्कृति एक है, उनकी समस्या एक है, उनकी लड़ाई एक है। ये सब कुछ रहते हुए भी उनकी सोच एक हो गई क्या? तो फिर काय का समाज? आप अपने परिवार में भी इकट्ठा तभी रह सकते जब आपकी सोच में समानता हो। मामला एक जगह हम आदिवासी है बोल के जमा हो जाने से जमेगा नहीं है। बेवकूफ लोग भी जमा हो सकते हैं। विचारों से समाज एक जगह कैसे आएगा, इस पे बात करो। ये बड़ा देव है, ये खड़ा देव है, ये छोटा देव है, ये देव है, ऐसा बोल के भी समाज एक जगह आने वाला नहीं है। अभी कलेक्टर साहब अपने बीच में है। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 522 पोस्ट बची है। सिर्फ 522 पोस्ट। और मध्य प्रदेश में आदिवासी 7 लाख बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं। कैसे एडजस्ट करोगे उसको? साहब आप गवर्नमेंट का प्रोविजन देख लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल में अगर 2000 लोगों को लोन मिला होगा तो उसमें से 2 आदिवासी है। सिर्फ 0.002।
ये गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे, ये आदिवासियों को दुश्मन समझते हैं। हमारी रास्ते कुछ अलग है, हमारी वैचारिक लड़ाई के आंकड़े में बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है करके हम जमा लेते हैं। हम बीच का रास्ता खोजने की तलाश में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी सरकार आए, वो सरकार आदिवासियों को दुश्मन समझती है, क्योंकि वो सरकार को टिकाने के लिए, उस सरकार को जिंदा रखने के लिए जो रेवेन्यू है, जिसको पैसा बोलते हैं, वो आदिवासियों के जल जमीन जंगलों से जाता है। इनके पास पैसा ही नहीं है, कोई नहीं चला सकता है जब तक कि ये लोग आदिवासियों का ये नहीं करेंगे। छोटी सी उदाहरण लीजिए आप, जहां मैं खड़ा हूं वो माइंस का एरिया है। आदिवासियों ने खेती दी है, आदिवासियों की जमीन ली है, माइंस आदिवासियों के भरोसे चल रहा है, लेकिन आदिवासियों की हिस्सेदारी क्या है इसमें? 10% आदिवासी भी नहीं है, सिर्फ 7.5% आदिवासियों को आरक्षण दिए। तुम्हारी 10 पीढ़ी जो है, वो 10 पीढ़ी की जमीन लेते हैं और तुम्हारे हाथ में 10 लाख रुपए देते हैं। यानी आदिवासियों की जमीन की कीमत केवल 10 लाख रुपए, और ये जमीन की कीमत नहीं है, अपनी पहचान खत्म करने की कीमत 10 लाख रुपए है। ये बड़ी डेंजर बात है, आपको शायद नहीं मालूम होगा। सबसे ज्यादा पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ने शादियां अगर कराई किसी समाज में, तो आदिवासियों की शादियां सबसे ज्यादा कराई। आदिवासियों को लगा कि ये मेरे लिए अच्छी गवर्नमेंट है, 50,000 दे रहा है, शादी भी करा रहा है, काम बन रहा है मेरा। लेकिन किसी को नहीं मालूम उसकी जो शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई है। इन्होंने आदिवासियों का धर्मांतर यानी उनका रूपांतर कर दिया हिंदू आदिवासी में। आदिवासी क्या बन गया? हिंदू। हिंदू आदिवासी बन गया। जहां वो हिंदू बन गया, खत्म हो गया। जहां क्रिश्चियन बन गया, खत्म हो गया। जहां मुसलमान बन गया, खत्म हो गया। आदिवासी संस्कृति खत्म हो गई। ये योजना आपकी शादी करने के लिए नहीं थी, इनकी नीयत आपकी शादी करने के लिए नहीं थी, इनकी नीयत आपका कन्वर्शन कराने के लिए थी। अगर आपकी शादी करने की नीयत होती तो ये गवर्नमेंट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं, आदिवासी मैरिज एक्ट के तहत बात करती है। और यही चर्चा चल रही है हमारी गवर्नमेंट से, किसकी भी सरकार रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। यह मिशन समाज को बदलने के लिए है, समाज को जिंदा रखने के लिए है। हमारी पहली लड़ाई यह है। अगला हमारा आंदोलन यह है दादा कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर आदिवासी पर्सनल लॉ बनना चाहिए। अब हमारी शादियां, हमारा मामला ये हिंदू कोड बिल के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, आदिवासी बिल के अंतर्गत होना चाहिए, आदिवासी पर्सनल लॉ के अंतर्गत होना चाहिए। हमारे समाज के लिए भी लॉ होना चाहिए। इसकी दलील हमारी यह है कि इस देश का सबसे पुराना आदमी यानी आदिवासी, इस देश का मूल मालिक यानी आदिवासी। इस देश में हिंदुओं के लिए कानून है, हिंदू पर्सनल लॉ है। इस देश में मुस्लिम भाइयों के लिए कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। इस देश में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बन रहा है। लेकिन जो इस देश का सबसे पुराना आदमी है, उसको परिभाषित करने के लिए आदिवासी पर्सनल लॉ नहीं है। रानी दुर्गावती को जो गद्दी दी गई थी, उस गद्दी देते वक्त जो शपथ ली गई थी, शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने शपथ दिलाई। लेकिन रानी दुर्गावती को शपथ दिलाने वाले आदमी का भी नाम मैं आपको बताता हूं। रानी दुर्गावती को भी शपथ दिलाई गई। कुछ राजपूतों ने बोला कि नहीं, इसको हिंदू ब्राह्मणों के हिसाब से इसको शपथ दिलाई जाएगी, इसका राज्याभिषेक किया जाएगा। झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। लेकिन आम जनता तो आम जनता थी, बेचारे कुछ नहीं समझते थे कि नहीं, पंडित कर रहा है तो करने दो।
लेकिन एक सैनिक था जिसका नाम था पोटला घोड़ाम। पोटला घोड़ाम नाम का सैनिक था जिसने बोला कि आदिवासी संस्कृति के हिसाब से ही रानी का अभिषेक होना चाहिए। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि अभिषेक करते वक्त पेरसा पेन का नाम लेना, भीमाल पेन का नाम लेना, कौन से देव का नाम लेना? तो शायद दुनिया में पहला राज्य अभिषेक रानी दुर्गावती का हुआ होगा, ऐसा किसी का नहीं हुआ। उसको महुए के झाड़ के सामने खड़े किया और शपथ दिलाए कि तू जिस कौम की भागीदारी करना चाहती है, जिस कौम को तो नेतृत्व करना चाहती है, उस कौम के वास्तविक इतिहास को समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से इस देश में महुए के झाड़ का अस्तित्व है, सबसे पहला झाड़ माना जाता है इसको, उसी तरीके से आदिवासी का अस्तित्व है जिसको पहला आदमी माना जाता है। साथियों, गढ़मंडला के टूटिया बांजा गांव में आदिवासियों के 12 सैनिकों ने रात के 1 बजे रानी दुर्गावती का राज्याभिषेक किया, उसको शपथ दिलाई। और इस बात का पूरे प्रजा में विरोध हुआ कि राजपूत रानी का इन्होंने आदिवासी तरीके से अभिषेक करवाए। वहीं से आदिवासियों की संस्कृति पर अटैक होना शुरू हो गया। रानी दुर्गावती का जब राज्य अभिषेक कराए, पूरे देश में मैसेज फैल गया। यहां के पंडित पूरे घबरा गए कि आदिवासियों ने यह क्या कर दिया कि राजपूतों के हाथ में अपने प्रशासन का हिस्सा दे दिया। जैसे शिवाजी महाराज को आदिवासियों ने राजा बनाया महाराष्ट्र में, महादेव कोड़ी आदिवासी है हमारे, जमीन आदिवासियों की, किला आदिवासियों का, सैनिक आदिवासी और राजा शिवाजी। ये वही इतिहास है जो रानी दुर्गावती के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर इनको समझ में आ गया कि अगर यहां के राजपूत ठाकुर आदिवासियों की सत्ता का हिस्सा बन जाएंगे और ये एक जगह आ जाएंगे तो ब्राह्मणवाद अकेला हो जाएगा, ये निरंतर सत्ता हो जाएगी इनकी। और उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, मुगलों के और आदिवासियों के झगड़े होने का षड्यंत्र रचा, अकबर को बेवकूफ बनाए। अकबरनामा करके एक किताब है, उसमें आप जब पढ़ोगे तो अकबर ने इस देश में मस्जिद जाने के पहले किसी आदिवासी को अदब से सलाम करने को नमाज बोला है। किसी आदिवासी मजदूर को अगर अदब से मैंने सलाम कर लिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मस्जिद चले गया, नमाज पढ़ लिया। यानी एक आदिवासी आदमी का इतना बड़ा स्थान उनके दिमाग में था, वो दुश्मन कैसे हो गया? इस बात को समझने की जरूरत है। ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है कि गोंडवाना को कैसे खत्म करे इन्होंने। भाइयों, गोंडवाना यानी आदमी नहीं, गोंडवाना यानी एक जात गोंड नहीं, गोंडवाना एक भूभाग है, एक जमीन का हिस्सा है। और वो उल्टा उल्टा होते चले गया। आपको मालूम है, उर्दू में इधर से लिखते हैं, अगर मैंने गोंड लिख दिया तो इधर से जब पढ़ू, ऐसा पढ़ूंगा मैं, तो वो डंगूर हो जाएगा। गोंड उल्टा पढ़ो डंगूर, डंगूर यानी पहाड़, जंगल। उस वक्त ये घर में रहना इतना अट्रैक्शन का विषय नहीं था जितना जंगलों में रहने का। भाइयों, जब हम जैसे जैसे आदिवासियों के सांस्कृतिक इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं, हमको हर बार एक नई बात सामने आती है। लेकिन जब भी वो बात सामने आती है, उसके साथ एक ही चीज जुड़ी हुई रहती है, जिसका नाम है जमीन। बिगर जमीन के आदिवासियों की कोई अस्तित्व नहीं है, बिगर जमीन के आदिवासियों का जीवन नहीं है, बिगर जमीन के आदिवासियों को कोई इस देश में मूल निवासी नहीं बोलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिसकी जमीन उसका देश। एक 1.5 शायना मिल गया था मेरे को आज से 5 साल पहले, यही बालाघाट में जब मैं आया
पहली बार मेरे को घेर लिए, ये क्या क्या कर रहा है? बोले गोंडवाना का विरोध करता है सतीश पन्ना। मालूम है कि नहीं? बोले तुमको अपना गोंडवाना क्या कर रहे हैं? ये तो गोंड विरोधी है, प्रधान विरोधी है। मैं तब भी गाली देता था प्रधान और गोंडों को, आगे भी देते रहूंगा, क्योंकि इस समाज का सबसे ज्यादा नुकसान ये दो कौम ने करी है। ये एक जगह आ जाते तो आज पूरे देश का चित्र ही बदल जाता था। तो मेरे को पूछा उन्होंने, भाई ये बिरसा मुंडा कहां से लाया? मेरे को यहां पूछा गया, 5-6 साल हो गए उस बात। बिरसा मुंडा कहां से लाया? मैंने बोला 2 मिनट, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दे, ये गांव का नाम बिरसा कब से है और क्यों है? मेरे को जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला जिस दिन आप जवाब देंगे उस दिन मैं बताऊंगा आपको। ऐसी कॉमन तर्क बात देकर उसका मुंह चुपचाप करना था। तो मैंने बोला इसको अभी थोड़ी देर के लिए एनेस्थेसिया दे दो, इसको एक इंजेक्शन लगा दो, इसका मुंह तो बंद करो, बाद में देखते हैं इसका क्या। तो ये सवाल ही बन गया। कभी कभी जब हम अपने समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, एक जगह आ जाना चाहिए। अबे एक जगह आएगा कैसे? उसको एक जगह लाने के लिए तुमने कौन सी मुहिम खड़ी की है? बताइए, कौन सा मिशन खड़ा किए है, कौन सी मशीन खड़ी की है? एक निर्जीव वस्तु बात करती है जब उसमें आप मशीन डालते हो, उसको संचालित करने के लिए मशीन लगती है, लेकिन समाज को संचालित करने के लिए मिशन लगता है। इस देश में मुस्लिम भाइयों का मिशन है, ब्राह्मण भाइयों का मिशन है, क्रिश्चियन भाइयों का मिशन है, सिख भाइयों का मिशन है, ईसाई भाइयों का मिशन है, बौद्ध भाइयों का मिशन है। आदिवासियों का कहां है? यह बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आपने जय जगदीश हरे जो आरती है उसको गोंडी में बोल दिए तो परिवर्तन हो गया। जो ब्राह्मण करता था उसी को तुमने गोंडी रिवाज में कर डाले। परिवर्तन है, वो चेंज है, वो सुधार है। गलत, ये धोखा है समाज के साथ। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, पुरानी दारू और नई बोतल, वही ब्राह्मणवाद, और उसको नए तरीके से आपने समाज में रख दिए। कल ब्राह्मणों को गाली देते थे, कल आपके ही भिक्खु और आपके जो पूजक लोग हैं, भूमिका लोग हैं, वही ब्राह्मणी एटीट्यूड में आ जाएंगे, तब क्या करोगे तुम? एक नया क्लास समाज में पैदा हो गया है, अभी एक नया वर्ग समाज में पैदा हो गया है, जिनके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरियां मिल गई है, जिन्होंने थोड़ा पैसा कमा लिया है, उन्होंने समाज से नाता तोड़ लिया। वो कभी समाज की लड़ाई में साथ में नहीं आते हैं। एक बहाना रखते, हम तो कर्मचारी है, हम तो अधिकारी है, हम कैसे आएंगे? रिलेशन नहीं है उनका समाज के साथ। जिस आदमी ने समाज का मार्गदर्शन करना था, वही आदमी अपने आप को समाज से अलग कर लिया। यानी जो उसका मार्गदर्शक था, जो उसको बचा सकता था, जो उसकी लड़ाई लड़ सकता था, वो सरेंडर हो गया। जैसा जैसा पढ़ा लिखा आदमी होता है, वैसा वैसा समाज से दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें पढ़ाई आ जाती है, लेकिन सामाजिकता खत्म हो जाती है। उसमें समाज का दर्द जो रहता है, जिसको सामाजिक वेदना बोलते हैं, वो वेदना खत्म हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ऐसी परिस्थिति क्यों आई है? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को सामाजिक चिंता नहीं है कि इस समाज का क्या होगा, यह समाज सही में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, यह समाज कभी बन पाएगा, इस देश में जैसा था वैसा बन पाएगा क्या? उस दिशा में काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। ये जो मिशन आप लोगों ने खड़ा किया है भाई, इसमें 2000, 5000, 10,000 लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें 10 ब्रेन होना, जिनका मेंदू इस बात के लिए तैयार हो जाए कि पूरे देश के आदिवासियों को नहीं, विश्व के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाया जाए। ये कैसे एक सूत्र में बंधेंगे? क्योंकि विश्व के किसी भी देश में जाइए, आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है। यहां आप गोंडी में बात कर रहे हैं, वहां वो मुंडा में बात कर रहा है, वहां भीली भाषा में बात कर रहा है।
इसको जोड़ा कैसे जाएगा, ये मैकेनिज्म कैसे खड़ा करेंगे, ये इंजीनियरिंग कैसे खड़ा करेंगे, ये मेन बात है। अब रिजर्वेशन खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया सब चीजों का, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आदिवासियों के जंगल बचे हैं। मैं यहां आने के पहले वो अपने वन मंत्री से बात किया, मैं वो मंडला में थे, कुछ विषय था यहां के लोगों का, मैं उस संबंध में बात किया। यहां पर लोगों को नोटिस आए हैं, उस संबंध में बात किया। अब अपना आदिवासी है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो हाउ में हाउ तो बोल रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। भाइयों, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मेरे तुम्हारे सामने दो ही सवाल है। वो मरी या मारा गया या आत्महत्या करी, ये तीन चीज पे संशोधन करो। वो झगड़ा राज्य का था कि जमीन का था, उस पर संशोधन करो। जो झगड़ा आदिवासी और मुगल में हुआ, जो युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ या कराया गया, इस पर संशोधन करो। और ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, इस बात पे आप लोग विचार करो, चिंतन करो। आज अपनी आने वाली जनरेशन के सामने खतरा है, अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने खतरा है। ये बेवकूफ जैसा आंदोलन करना, लड़कों को अगरबत्ती सिखाना, उनको ये बताना, वो ठीक है, एक जगह तक ठीक है। आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई भगवान लड़ने वाला नहीं है, बड़ा देव लड़ने वाला नहीं है। वो बोलेगा बे तू क्या कर रहा है। समाज के दुख दर्द को बड़ा देव के मत्थे मार देना, यह बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। आपकी समझदारी इसमें है कि आपने यह समझना है कि दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। उस तरफ सोचो। आज का पेपर पढ़ो आप। यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वो मॉब लिंचिंग में जो मुसलमानों को मार रहे थे गाय काट के और उनको मार डाले, उस प्रश्न पे वहां पर यूनाइटेड नेशंस में यानी डरबन में प्रश्न खड़ा हुआ कि जो तुमने मुसलमानों को मारा है ये गलत हुआ। देखिए, अभी जवाब देना मुश्किल हो गया है भारत सरकार को उसके ऊपर, क्योंकि जिन लोगों को मारे और जिन लोगों ने मारे, मरने वाले के परिवार को क्या दिए और मारने वाले को कौन सी सजा दिए, यह सवाल पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। वहां पे अब मुस्लिम देशों का दबाव आना शुरू हो गया, सवाल खड़े हो गया, देश पेशकश में है, जवाब नहीं दे पा रहे, यहां का राष्ट्रपति घबरा रहा है। मेरे ख्याल से भारत में गौ हत्या को लेकर कम से कम 122 केसेस हुई, जिसमें से 30 से 32 केसों में मारा गया आदमी, यानी मौत कितने की हुई, 32 लोगों की। और प्रश्न कहां चले गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते समाज। अमेरिका। पिछले 25 साल में आदिवासियों के 22 लाख लोग मरे, एक सवाल भी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा। यूनाइटेड नेशंस की बात तो बहुत दूर है। करीब करीब 25 से 30 हजार आदिवासी बच्चे पिछले 5 साल में भूख से मर गए, कुपोषण से मरे। एक सवाल यूनाइटेड नेशंस में हम लोग पहुंचा नहीं सके। करीब करीब 54,72,000 आदिवासी लोग अपने गांव भाव को छोड़ दिए, उनको विस्थापित कर दिए गांव से, अपना घर बार छोड़ के बाहर आ गए, रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। भारत के 6.5 करोड़ आदिवासी आज भी जिंदा रहने के लिए गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने की मशीन आ गई है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। साल में कम से कम 2-3 महीने का रोजगार, 90 दिन का रोजगार का इन्होंने प्रोविजन किए, उसमें भी 1 महीने का रोजगार मिलता है, और बाकी समय कभी वो भीख मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अपनी किडनी बेच ले, कभी अपना खून बेचते हैं। ऐसी परिस्थिति उन पे आ गई है। जिंदा रहने के लिए 850 रुपए में खून बेचते हैं साहब आदिवासी, इसी मध्य प्रदेश में। जिंदा रहने के लिए अपनी बच्ची को नीलाम करते हैं, ये मंडला जिले में, अलीराजपुर में।
आदिवासी अपनी बच्ची को बेचता है। यहां जानवर गाय का सवाल बड़ा सवाल है, लेकिन आदिवासी का सवाल छोटा सवाल है। इन्होंने आदिवासियों को कुछ समझा ही नहीं है और हमारे लोग शांत हैं। कोई इधर काम कर रहा है, कोई ये संगठन चला रहा है, वो संगठन चला रहा है। मेन बात पे तो बात कर। 10 एकड़ आदिवासी की जमीन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जाके गड्ढा खोद रहा है वो। 10 एकड़ जमीन का मालिक गड्ढा क्यों खोद रहा है, इस बारे में बात करो। अपने बाल बच्चे लेके सड़क किनारे रहने को मजबूर हो गया हो। ये लगे हुए हैं, मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, ये हिजड़ेगिरी में लगे हुए हैं सब। लड़ाई कहां है, जिंदा रहने का प्रश्न आ गया है, अभी भी वही काम कर रहे हैं हम लोग। एक जन ने बोला बिरसा मुंडा का पुतला नहीं होना यहां पर, रानी दुर्गावती का होना। दूसरे ने बोला बिरसा मुंडा का नाम मत दो, शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम दो। बात तो अच्छी लगती है कि भी रघुनाथ शाह का नाम दो, लेकिन दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, बिरसा मुंडा से क्या एलर्जी है? प्यार होना चाहिए रानी दुर्गावती, लेकिन बिरसा मुंडा से नफरत होना यह घातक है। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन यहां चलना चाहिए, रानी दुर्गावती का आंदोलन वहां चलना चाहिए, वो मिशन चलाओ। झारखंड के लोगों ने पहचानना चाहिए शंकर शाह रघुनाथ शाह। वहां का कैडर जो मिशन का रहेगा वो शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करेगा झारखंड में। लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में ऐसी गलत भावनाएं लोगों ने पैदा कर दी। साथियों, रानी दुर्गावती का आंदोलन, शंकर शाह रघुनाथ का आंदोलन, टंट्या भील का आंदोलन, बाबूराव शेरमाके का आंदोलन, राघोजी भांगरे का आंदोलन और बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए हुआ है। रानी दुर्गावती का जो बलिदान है, आप लोग सीपीएन बरार का एरिया, इसको सीपीएन बरार जो बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मध्य भारत का जो हिस्सा था, उसका जब आप इतिहास देखते हो तो आपको पता चलता है कि आदिवासियों की जमीन के टुकड़ों को इन्होंने किस तरीके से हथियाया। एक सवाल खड़ा करता हूं मैं तुम्हारे सामने, किसी समय कोई मड़ावी उस जमीन का मालिक था, मसराम उस जमीन का मालिक था, हल्बी उस जमीन का मालिक था, बैगा उस जमीन का मालिक था, कोरकू उस जमीन का मालिक था, भील उस जमीन का मालिक था, भिलाला बारेला उस जमीन का मालिक था। आज उस जमीन का मालिक शर्मा और तिवारी कैसे बना? आज पूरा सर्वे कर लीजिए मध्य प्रदेश। मैं आपको कलेक्टर साहब ही बोलूंगा, साहब निगेटिव नहीं सोचते हम। ये कब बनाएंगे ये बात की बात है, हमने बना दिए ये पहली बात है। और अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारा नहीं चलेगा तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा। ये मिशन है, यहां पे कोई चिकनी चोपड़ी बातें नहीं करते। अगर आप हमको खाने नहीं देंगे तो तुम्हारे खाने में मट्टी डाल देंगे, इतनी ताकत तो रखते हैं। बहुत कम समय में ये ताकत पैदा हुई है, लेकिन इतना कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये ताकत अपने को बढ़ानी है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर सर्वे कर लेंगे मध्य प्रदेश में जितने बड़े किसान हैं, जिनको 20 बड़े किसान बोला गया है, जिनके पास 500-400 एकड़ जमीन है, उनमें मुश्किल से 10 या 12 परिवार आदिवासियों के मिलेंगे। लेकिन जिनके पास कभी, जिस आदिवासी के पास कभी 100 एकड़ जमीन थी, आज उसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, इस पर विचार करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। ये गवर्नमेंट किसकी है? 23% आदिवासी थे ही नहीं। मेरा आपसे सवाल है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, जहां जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1972 के पहले 48% थी, वहां 23% कैसे हो गई? इस पर थोड़ा बात किया जाए। जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन जो थी 52% थी, आज 18% कैसे हो गई? इस पे बात होना चाहिए। आदमी जा सकता है मध्य प्रदेश से दूसरे प्रदेश, जमीन कैसे जा सकती है? आदमी गायब हो गया, मर गया, क्रिश्चियन बन गया, फलाना बन गया, अंडित बन गया, पंडित बन गया, वो समझ में आता है। दूसरे
राज्य में चले गए समझ में आता है। जमीन कहां गई? जमीन चलती है क्या? 52 एकड़ जमीन 18% कैसे हो गई? 52% जमीन 18% कैसे हो गई? इस पर चर्चा करो ना। अरे हमारे लोग तो हमारी भाषा पे भी बात नहीं करते। वो भाषा में शपथ लेना या ये बड़ी बात नहीं है। इस भाषा को जिंदा कैसे रखोगे उस पर भी बात होनी चाहिए। गोंडी प्रधान भी बोलता है, गोंड भी बोलता है, माड़िया भी बोलता है। एक ही भाषा। बड़े देव को वो भी मानता है, ये भी मानता है। पेरसा पेन को ये भी पूछता है, वो भी पूछता है। वहां भी 6 देव 7 देव का मामला है। उसको सोयरल बोलता है, लेकिन दुश्मन समझते हैं एक दूसरे को। ये ब्लड टेस्ट करके बताओ एक बार। मैंने सोचा कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं करना, सीधा एक डीएनए मशीन लाना, इधर से एक हल्दी को उठाना, इधर से गोंड को खींच के लाना, इधर से प्रधान को लाना, बैगा को लाना, इनका डीएनए टेस्ट कराना और उनको बड़े कैमरे में दिखाना कि देख साले तू एक है, तू एक ही खून का होने के बावजूद अपने भाई को नहीं पहचान सका। इतना बेवकूफ आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। दुनिया के जितने आदिवासी हैं उसमें सबसे ज्यादा बेवकूफ आदिवासी भारत में रहते हैं। दूसरे नंबर की जनसंख्या है साउथ अफ्रीका के बाद में भारत में आदिवासियों की। विश्व में दूसरे नंबर के आदिवासी जनजाति के लोग यहां पर रहते हैं। अकेले आदिवासी समाज ने सिर्फ आंदोलन खड़ा कर दिया तो देश नहीं चल सकता, देश में संविधान नहीं चल सकता है। ये मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ओदी मोदी बोदी कोई नहीं चलता है। कोई आरएसएस नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आदिवासी जग जाए। ये नागरिक है देश के, आदिवासी मालिक है देश का। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड सिटीजन। ये झगड़ा मालकियत का है, नागरिकता का नहीं है। हम मालिक हैं। और ये छोटे मोटे गमछे वाले आंदोलन से काम नहीं जमेगा। अब लड़कों का ब्रेन तैयार करना पड़ेगा, उनको व्यवस्था समझानी पड़ेगी, उनको संविधान समझाना पड़ेगा, उसको कानून समझाना पड़ेगा और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी में रहे, समाज की बात है। कोई भी संगठन में रहे, किसी भी राज्य में रहे, किसी भी जनजाति का रहे, जब मामला समाज का है तो सब एक हो जाएंगे। इस देश में लड़ाई याद रख लेना, सरकार किसकी भी बने, लेकिन लड़ाई सरकार और आदिवासियों के बीच में ही होती है। कोई मुस्लिम भाइयों से झगड़ा नहीं है इनका, कोई क्रिश्चियन भाइयों से झगड़ा नहीं है। ये तो ऊपरी वाला झगड़ा है, राम मंदिर वंदिर वगैरह। भगवान राम नहीं थे तब भी आदिवासी था, भगवान शिव नहीं थे तो भी आदिवासी था। तो आदिवासी बढ़ा कि भगवान राम बढ़े? तो पहले किस पे विचार करना चाहिए? आदिवासी हो। तो फिर राम में कैसे इंगेज हो गए? तो साथियों, एक लाइन हमको बनानी है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो समाज की आने वाली पीढ़ी को जिंदा रख सके, इस समाज को जिंदा रख सके। तुम्हारे एक एक रुपए का महत्व है, तुम्हारे तन मन धन का सहयोग का महत्व है। यह बड़ी बात नहीं कि कितने बड़े लोग हैं, क्या है, कितने सारे लोग हैं। वो संख्या की जरूरत गांडुओं को पड़ती है, मर्द को नहीं। कैसे लोग हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम क्या नींव डाल रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, यह बड़ी बात है। एक टप्पे का काम तो पूरा हो गया है कि पिछले 22 साल में देश के कोने कोने में हर राज्य में बिरसा मुंडा को पहचानने लग गए लोग। और केवल बिरसा मुंडा को नहीं, बाबूराव शर्मा की भी बात होती है मिशन के मुंह में, जुबान से, मिशन के आदमी से। रानी दुर्गावती की भी बात होती है। ये देश के कोने कोने में पहुंच गए। ये ठीक है कि आज हम मजबूर है, हमारे पास हमारी राजनीतिक ताकत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आदमी पंडे को 100 रुपए देता है, लेकिन 1 रुपए रोज अपने समाज को नहीं देता है। वो 1 रुपए रोज भी दे देना तो आधा काम वैसी बन जाए। जो दादा यहां बोल रहे थे कि इन्होंने भवन बनाया, आज ये जितना रुका हुआ है, मैं दादा से एक सवाल पूछता हूं, कौन से राजा ने जमीन दी आपको?
आपके राजा ने जमीन दिया होता तो ये तुम्हारे पे नौबत आती थी क्या? एक जमीन के टुकड़े के लिए, जिसका देश है, जिसका सब कुछ है, वो एक जमीन के टुकड़े के लिए 20 साल गवा देता है। अगर राजाओं की नीयत में होता कि समाज जिंदा रहना, तो जैसे मस्जिदों के लिए जमीनें दिए मुगल राजा ने, जैसे हिंदू राजाओं ने मठों के लिए जमीन दिए, और गोंड राजाओं ने भी मठों के लिए जमीन दे दी, लेकिन आदिवासी समाज के लिए जमीन नहीं दी। पूरे बालाघाट में, बैयर में, मलाज खंड में आपका आदिवासियों का अलग कब्रिस्तान भी नहीं होगा दादा। सच है। आपको जीने की बात तो अलग है, मरने को भी जगह नहीं रखे इन्होंने। ये बुनियादी बात है। मैं ऐसे लोगों का, जिन्होंने समाज के लिए एक जमीन का टुकड़ा तो रखा, ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये लोग, आप जिंदा रहोगे, सही राजा तो आप लोग हैं। वो उसका क्या करेंगे हम? 10 औरतें कर लिया है, पूरी जमीनें पंडों को बांट दिया है, गोंडी नहीं बोलता है, मैं शाह हूं बोलता है, सरनेम छुपाता है, और दूसरे मॉडर्न राजा है, मंत्री है, संतरी है, कलंतरी है। ये मॉडर्न राजा है। मेरे को बताइए, मध्य प्रदेश में किसी मंत्री ने आदिवासी समाज के लिए 25 एकड़ जमीन दिया है क्या? लेकिन मैं ऐसे नेताओं के नाम बताता हूं जिन्होंने 25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया आरएसएस को। क्या स्थिति है इस समाज? अरे मैं मिलने जाता हूं तो भाग जाते हैं रूम से, आगे आ गया साला वो दाढ़ी वाला आ गया। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, नक्सलवादी जैसा दिखता है। अरे ये पागल है साले, टोपी पहनाते। इस टाइप की जो भाषा होती है देखने को मिलती है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, जो कभी मेरे को पानी पिलाते थे मेरे कैबिन में आकर, आज मैं उनके यहां चंदा मांगने जाता हूं तो मेरे को देख के भग जाते, पागल हो गया बोले। यानी समाज का काम करना है, यानी पागल हो जाना है। पागल बोलते हैं। मैं थैली लटका के घूमता था, मेरे को बोलते थे इसका क्या बाप लगता करे बिरसा मुंडा, ये पागलपना कर रहा है साला, अच्छा खाता पीता, नौकरी पानी करता, शादी कर लेता, पागल हो गया वो। तो मेरे परिवार के लोगों को बता के रखिए, पागल हो गया तुम्हारा लड़का, और साला पागल हो गया वो बोल रहा जो 12वीं पास है। साला मैं इंजीनियरिंग किया हूं, जमाने भर की डिग्रियां लिया हूं, डिप्लोमा किया हूं, रिसर्च किया हूं, साला मेरे को पागल बोल रहा हूं। पागल हो गया बोले, अच्छी नौकरी छोड़ दिया, शादी करना था, अच्छी लड़की दे रहा था मैं, 500 एकड़ जमीन थी भैया उनकी, बेवकूफ आदमी है साला। ऐसा बोलते हैं, एक सोच बन गई हमारी। अरे खुश होना चाहिए, किसी गरीब का बच्चा समाज के लिए झंडा बांध के निकला है, झोली बांध के निकला है, आपको खुश होना चाहिए। ये वो मिशन है साहब, इस मिशन में बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया है, ये आज काम कर रहे हैं। मेरी नजर में इनसे बड़ा आदमी नहीं है। ये जो बैठे हैं आपके आजू बाजू, इस सब मिशन के जितने लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। ऐसे तो कई आते हैं, लेकिन समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज को, उसके वजूद को टिकाने के लिए अपने आप को पूरा निशावर कर देना, ये आम आदमी का बस नहीं है। भगवान भी नहीं करता है काम जो मिशन के लोग कर रहे हैं। मेरी नजर में आने वाले समय के भगवान यानी मिशन का कैडर, इस समाज को बचाने वाले लोग, ऐसे कई लोग हैं अपने, जो बेचारे 3 दिन में उनके घर में एक बार चूल्हा जलता है, खाने को नहीं है, चुपचाप रहते हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, रोजगार नहीं है, देखते रात भर सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। वो उम्मीद लगा रहे हैं हमारे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, समाज के, कि कुछ तो भी करेंगे। लेकिन हम लोग बेवकूफी की खेती करने में बीजिए। जो बेवकूफी होती है, बेवकूफी जिसको क्या बोलेंगे आप लोग, घटियागिरी, उसी की खेती कर रहे हैं हम ईमानदारी और समझदारी की खेती से कतरा रहे हैं। इस समाज को जिंदा रखने के लिए ईमानदार और समझदार आदमी ही बचा सकता है इसको, और आप में ईमानदारी और समझदारी नहीं है तो आप समाज के नहीं हो सकते। आज बड़ी बात यह नहीं है कि आपने पीला झंडा पकड़ लिए, पीला गमछा बांध लिया, ये बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात यह है कि आपने उस बच्चे को समझाया कि उसका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, कैसे रास्ते से जाना है, कैसे बचना है, और तेरा वजूद क्या है, तेरा मिशन क्या है, तेरा एम क्या होना चाहिए। उसको जिंदा रहने की कला सिखाओ, चाहे फिर वो रोजगार की बात हो, चाहे उसके एजुकेशन की बात हो, चाहे उसकी लड़ाई और संघर्ष की बात हो, चाहे उसके बचाव की बात हो। ये सब चीजें उस बच्चे को ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। जैसे 4 साल के बच्चे को मुस्लिम भाई समझा देता है मदरसा में ले जाकर कि ये तेरा कौम है, ये तेरा ये है, तेरा रास्ता है बेटा, इसी के रास्ते से जाना है। उसको ट्रेन करता है, उसके ब्रेन को खड़ा करते हैं। आरएसएस के लोग अपने बच्चे को ले जाते हैं, 4 साल से खड़ा कर देते हैं। क्रिश्चियन मिशन में चर्चेस में जाके बच्चों को खड़ा करते हैं। आपके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। उठे सुटे सीधे नेता आएगा, फलाना आएगा, 2-4 भाषण मार देगा, इधर करेगा, वो उसको हार पहनाएगा, वो इसको हार पहनाएगा। अधिकारियों को सम्मेलन होगा, सीधा एक अधिकारी दूसरे को बोलता है तू पैगंबर मैं खुदा, चलने दे। हमारा सम्मान होते रहना चाहिए। मेरा नाम नहीं छपा, मेरा ये नहीं छपा, तो काय का छापेंगे? ऐसा कौन सा झंडे गाड़ लिए हम लोग? सम्मान उम्मान क्या है? समाज में सबको सम्मान एक जैसा होना चाहिए, चाहे मजदूर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो। ये रानी दुर्गावती का आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि पूरे कार्यक्रमों में यह सवाल कभी नहीं खड़ा हुआ होगा कि दुर्गावती को मारा गया या उसका मर्डर हुआ या क्या हुआ। उसके बारे में नहीं, कोई एक किताब भी नहीं है आपके पास दुर्गावती के बारे में जो आपके बच्चे को आप दे सकते हैं। ये दादा बड़ा देव का पूजा कर रहे हैं, मेरे को बताइए बड़ा देव की क्या किताब है? वो बस वो गोंडी धर्म का जो आप बता रहे वो बड़े देव के लिए नहीं है। वो किताब कहां है? उसमें कहां है वो वजूद? कहां है उसका? अमेरिका का आदिवासी बोलना चाहिए कि ये मेरा है, और यहां का आदिवासी अमेरिका के आदिवासी को बोलना चाहिए कि ये मेरा है। मूवमेंट तो उसको बोलते हैं कि अगर झगड़ा आदिवासियों पे अन्याय भारत में हुआ तो अफ्रीका में आदिवासियों के लिए आंदोलन होना चाहिए। भारत के उस दिन के लिए काम करो। भारत के मुस्लिम भाइयों को कुछ हुआ तो आज पूरे मुस्लिम देश के मुस्लिम भाई चिल्ला रहे हैं, उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र में उठा रहे हैं। तुम्हारी आवाज कौन उठा रहा है? तुम्हारा कौन माई बाप है? खत्म कर दिए हमको। ऐसा सामाजिक तौर से इस देश में गिनती में नहीं है हम। पूरा मध्य प्रदेश आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी मुद्दा नहीं है यहां। रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, कोई पेपर बताइए जिसमें हेडलाइन में आया होगा? है यानी तुम गिनती में भी नहीं है। लेकिन आसाराम बाबू का बर्थडे है तो देखो कैसा आता है, रामदेव बाबा का है तो कैसा आता है, जामदेव बाबा का है, आमदेव बाबा का है, देखो कैसा आता है। रामदेव बाबा अभी जा रहे हैं फलाना जगह, रामदेव बाबा की बिल्कुल दवाई बिक रही है। साला अपना पढ़ा लिखा आदमी भी रामदेव बाबा करता है। अबे वो रामदेव बाबा को बोल 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे आदिवासी भाई के जैसा, इधर की कमर इधर हो जाएगी। वो फिर कामदेव बाबा भी नहीं रहेगा। जो मेहनत करता है उसको सम्मान नहीं है इस देश में। जो मेहनत करके रोटी कमाता है उसको सम्मान नहीं है। लेकिन जो भगवान के पास एक ही मंत्र 5 बार बोलता है, चूतिया बनाता है, उसको सम्मान है। यहां श्रमिकों की सत्ता नहीं है, यहां कामचोरों की सत्ता है। आप लोगों के लिए कौन सी चीजें, आपको ऐसा लगता होगा बीजेपी चली गई, कांग्रेस आ गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये गलत फहमी में मत रहना, समझे क्या? वो फांसी की सजा देता है, ये उम्र कैद देते हैं। बीच का रास्ता निकालो। अपन बीच का रास्ता यही है कि अदालत इनकी नहीं अपनी होनी चाहिए। हमारा भी जज होना चाहिए। भारत के इतिहास में अभी तक पता चला एक भी आदिवासी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया। अभी गोगोई का बहुत प्रचार चालू है। ये यूनाइटेड नेशंस को इंप्रेस करने के लिए बना रहे हो कि ये आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट का है।
हमने आदिवासी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है और ये नहीं बता रहे कि देश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस है। इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा उम्र कैद की सजा आदिवासी भुगत रहा है। जिस आदिवासी ने नक्सलवादी को पानी पिलाया उसको भी 16 साल की सजा हो गई है। जिसने कभी हथियार नहीं उठाया उसको भी 16 साल की सजा हो गई है। जो लड़की 16 साल में जेल में गई तो बूढ़ी होकर जेल से बाहर निकल रही है। आदिवासी गांव में जाके देख लीजिए, नक्सल क्षेत्र घोषित कर दिए इन्होंने, यानी वहां फोर्स लगा दिए। दूसरे लोगों से पुलिस डील करती है, इस देश में आदिवासियों से मिलिट्री डील करती है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, अर्धसैनिक बल। मैं अभी आते आते देख रहा था, यहां पर एक पुलिस स्टेशन था, पूरे लोग बंदूक लेके आदिवासी क्षेत्र में जा रहे थे। पुलिस वाले डंडा लेते तो थोड़ा डरता नहीं आदिवासी, लेकिन बंदूक ही लेके चले गया। यानी साफ सुथरी भाषा में कि तुमको दबाव में रखना चाहते, अंडर प्रेशर रखना चाहते। इसको बोलते कोल्ड वॉर, सिविल वॉर। एक तरीके का युद्ध कर रही है गवर्नमेंट तुम्हारे साथ। साइलेंस किलिंग बोलते हैं इसको। मुस्लिम एरिया में भी फोर्स नहीं भेजते ये लोग, लेकिन आदिवासी एरिया में मिलिट्री लगाते हैं। ये विचार करने वाली बात है। तुम्हारे गरीब आदमी को, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी पहन के बेचारे घास के झोपड़े में रह रहे हैं, उसके घर के बाजू में बंदूक AK-47 लेकर मिलिट्री वाला क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? मिलिट्री वाला कोई पुलिस रिपोर्ट लिखेगा क्या? उसकी सुनवाई होगी? यानी आपके साथ डू एंड डाई का स्थिति खड़ा कर देते हैं लोग। या तो चुपचाप रहे, खामोश रह के मर, या तो लड़के मर। मरना तो तेरे को है। ऐसी परिस्थिति आदिवासियों के सामने है भाइयों। ये बीजेपी कांग्रेस ये अलग मामला है, लेकिन हमको मूल रूप से देखना है कि हमारे लोगों को जिंदा रखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या रास्ता हमारे सामने बचा है, हमारी जनरेशन को किस तरीके से जानना है हमको। मैं आप तमाम लोगों को आज के उपलक्ष्य में सिर्फ 2-3 बातें बोल के मैं जाना चाहता हूं। एक, हर गांव में मिशन का मिशनरी बच्चा पैदा करो। हर गांव से 1-1 रुपए रोज अपने मिशन के लिए खड़ा करो। ये आतिवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद, इनसे बाहर निकलो। अपने बच्चे को बिल्कुल स्मार्ट बनाओ, तैयार करो, उसका ब्रेन तैयार करो, उसको समाज से जोड़ो। अरे किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत है हमको? किसी मिनिस्टर की या किसी चीफ मिनिस्टर की या बाकी लोगों से, किसी पूंजीपति से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पूरे बालाघाट जिले में 7 लाख आदिवासी रहते हैं, उस हिसाब से कम 3 लाख आदिवासी परिवार होंगे। एक परिवार ने 1 रुपए भी दिया तो रोज 3 लाख, 90 लाख रुपए महीना तुम्हारे को मिलता है। अकेला मिशन तुम यहीं से खड़ा कर सकते हो। लेकिन हमारी एक ऐसी आदत हो गई है, हम बिल्डिंग का पायवा नहीं बना रहे, उसके फाउंडेशन नहीं बना रहे, हम ऊपर के मजले पे काम करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहता है? तो बोले मैं डेकोरेशन का काम सीख रहा हूं, इंटीरियर डेकोरेशन। अबे करना ना, बिल्डिंग को तो बनने दे। मैं गंदी भाषा में बोलता हूं, हगने का प्रबंध नहीं होना, पहले खाने का प्रबंध होना। ये जो सरकार संडास बनाने की बात कर रही है, अबे खाएगा तो जाएगा ना। तो जो अरेंजमेंट पहले होनी चाहिए वो अरेंजमेंट बाद में करते। वैसी समाज में फलाना मैं अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, नहीं जमा ज्यादा तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष हूं, प्रांत अध्यक्ष हूं। अबे ये पद वद का क्या करेगा? यहां होना, यहां ये ब्रेन है तो सब है, ये ब्रेन नहीं है तो इसका क्या करोगे आप? तो ब्रेन का कारखाना खड़ा करना है अगर समाज को, अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है। तो आपको कैडराइज खड़ा करना है। सब लोगों से मेरी अपील है, अपने आप को
अपनी कामों का, अपने विचारों की समीक्षा रोज होनी चाहिए। रोज अगर आप गलत लगते हो तो रोज सही करने की भी ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। आप लोग एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में रह रहे भाई, ऐसे संवेदनशील एरिया के आप लोग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, मेरे विद्यार्थी भाई लोग, युवा साथी। आज दिख रहे हो आप, 5 साल के बाद में यहां आदिवासी नजर नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी आ रही है, पूरे भारत में सबसे बड़ी माइनिंग की पॉलिसी बालाघाट जिले में आ रही है साहब, आप जानते हो ये बात। अब बालाघाट जिले का सौदा होने वाला है और इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित देश में किसी शहर से लोग नहीं होंगे, किसी जिले से नहीं होंगे जितने बालाघाट जिले से होने वाले हैं। आप लोग सावधान हो जाओ। ये बचपना बोलते हैं, मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, ये हूं, वो हूं, ये बचपने से बाहर आओ। एक परिपक्व आदिवासी के रूप में अपने आप को सामने लाओ। वो समाज के प्रति ईमानदारी बताओ। ये आपसी झगड़े छोड़ो, मैं बड़ा तू छोटा, मैं ऐसा मैं वैसा। ये बचपना है तो घर में रहो, घर से बाहर मत आओ। इधर मिशन में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। साफ सुथरी नीयत रखो और साफ सुथरी लक्ष्य रखो, अपना उद्देश्य साफ रखो और समाज के लिए आगे आओ। दूसरा, अपने सामने कोई पर्याय नहीं है, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई मंत्री हमको बचाने वाला नहीं है। हमको खुद की ताकत के भरोसे बचना है, खुद की रणनीति के हिसाब से राजनीति करनी है। हमारी सामाजिक रणनीति ही हमारे समाज को बचा सकती है। आज के दिन रानी दुर्गावती का इतना अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम लिया। मैं तो दूसरी जगह जा रहा था, मेरे को बोले विधायक जी रहेंगे, कोई बोला मंत्री भी रहेगा, कोई बोला बहुत लोग रहेंगे। तो जितनी बातें हुई उसमें से एक भी बात सही नहीं हुई, लेकिन एक कलेक्टर जरूर आया। अब हकीकत यह है कि कलेक्टर बोल रहे हैं तो कलेक्टर बनाने का भी दम होना चाहिए। यह मिशन के लिए चुनौती है, ये हमको करना पड़ेगा। भाइयों, जितना अच्छा आप लोग काम करते हैं, जितनी अच्छी टीम आपकी बालाघाट में है, मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग आपस में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से आप लोग मन मुटाव कर लेते हैं। इन बातों से हटो, बड़े लक्ष्य की तरफ चलो, फाउंडेशन खड़ा कर लो। यह फाउंडेशन बनाने का यानी पायवा खोदना है, आधार बनाना है समाज को जिंदा रखने का। कोई करिश्मा नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अपने ऊपर कोई दान दक्षिणा करने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट की भी नियत आदिवासियों के प्रति कोई खास नहीं है। आप लोग अपने आप को सतर्क रखते हुए, अपने आप को जागरूक रखते हुए अगर समाज के लिए सामाजिक मिशन की तरफ आप लोग आएंगे, ये आखिरी रास्ता है। अगर कोई दूसरा रास्ता आपके दिमाग में है तो अभी बता दो, क्योंकि ये सब खोज खाज के हमको लगा कि आखिरी में अगर कुछ करना है तो ये एकमेव रास्ता बचा है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अपने सामने बचा नहीं है। आज के दिन जिन आदिवासी विकास परिषद का मैं बोर्ड देख रहा हूं, मैं बचपने से बहुत देखता था, हमारे बाबूराव मड़ावी जी वो सब विकास परिषद वगैरह का काम करते हैं। संगठन कोई भी रहे, कितने भी संगठन रहे, मामला वो नहीं है, विचारधारा मामला है। ये जितने बिरसा ब्रिगेड के लड़के हैं, ये विकास परिषद को भी और बाकी संगठनों को भी साथ में लेकर काम करें। कोई इसमें कम ज्यादा या बड़ा और छोटा होने की जरूरत नहीं है, सब अपना है, अपने लोग हैं, अपना समाज का संगठन है। मैंने आप लोगों के बीच में आया, ऐसे समय आया जब मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाने वाला था। मेरी इच्छा थी कि उस कार्यक्रम में मैं जाऊं, लेकिन यहाँ के जो कैडर के लोग थे उन लोगों ने बोला भैया एक बार आखिरी बार आओ। इसके पहले मैं इधर सिवनी में आया, मैंने उनको भी बोला मैं आखिरी बार आया, और मैं आपको भी बोल के जा रहा हूं मैं आखिरी बार आया हूं। आप जब भी बुलाएंगे मेरे को तो 1 रुपए वाला सिस्टम बता देना। अगर आप 1 रुपए वाला सिस्टम बनाएंगे नहीं तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। मेरे को दूसरी जगह काम करने दो, मैं दूसरी जगह जाके काम करूंगा, दूसरे लोगों को और समझाएंगे, फिर तैयार करेंगे। इसके बाद से मैं अपने लोगों इधर ज्यादा आने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं।
जो मिशन है ये बिरसा मुंडा पे बहुत ज्यादा ये करता है। साथियों, बिरसा मुंडा हमारा आदर्श है, एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय नेता है। जब अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को सजा दी, या जब 1898 यानी 1898 में जो कानून बना, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, वो कानून इस तब बना जब अंग्रेजों की 7 देशों में सत्ता थी विश्व के। और जो कानून बिरसा मुंडा के संघर्ष की वजह से बना, उस कानून का फायदा केवल भारत के आदिवासियों को नहीं, 7 देश के आदिवासियों को हुआ है। विश्व में इतने ज्यादा लोग नहीं मरे, 3 लाख आदिवासी लोग मारे गए उस आंदोलन में। वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मरे। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश के आदिवासियों का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने उसकी जमीन और उसको जिंदा रखा है। इसी आंदोलन की वजह से वो कानून बना। उस कानून की वजह से यह प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान बनाने के पहले के कानून है। अगर ये कानून नहीं होता तो संविधान में आदिवासियों को स्थान नहीं मिलता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाने का भी मौका बिरसा मुंडा की वजह से मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, जहां पर बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था। बाबा साहब को जिताने वाले लोग आदिवासी बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया, उस आदमी का भी नाम बिरसा था। उस आदमी के वोट की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने, चुन के गए और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उनको संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में नहीं होता तो उनको संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। और बाबा साहब ही क्या, इस देश में 2 बड़े नेता हैं जिनका नाम इस देश में सबसे ज्यादा है। एक बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और दूसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया साहब। इस चीज को दबाया गया। महात्मा गांधी तो एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका से डिग्री लेके आए थे, भारत में आंदोलन चलाना चाहते थे। जब वो पहली बार पश्चिम बंगाल में, झारखंड में गए, रामगढ़ में, वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ये पंजे वाली कांग्रेस नहीं, आदिवासी यानी देश में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस बनाई गई थी। वो कांग्रेस का ही ये हिस्सा है कांग्रेस। तो वो कांग्रेस में गए, उसका अधिवेशन चल रहा था रामगढ़ में। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था बिरसा मुंडा के नाम का, महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी चकित हो गए, यार एक नाम है, एक आदमी का नाम है कि 4 आदमी के नाम है? तो उन्होंने पूछा, अरे भैया कितने लोगों के नाम है? तो बोले एक ही आदमी का। अरे ये कौन है? बोले क्या चाहता था? बोले कितने साल जिया? तो 25 साल में मर गया गांधी जी। तो गांधी जी बोले यार इतने कम उम्र में इतना काम, इतनी बड़ी। तो बोले क्या चाहता था? तो बोले ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे, ऑटोनॉमी की बात करते थे। मुलागास बोल माउस, यानी का मतलब हमारे गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। तो ये उस वक्त आंदोलन चला रहे थे बिरसा मुंडा। तब गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की पूरे देश को जरूरत है। उन्होंने कोट पैंट उतारा, लंगोटी पहने बिरसा मुंडा की जैसे, और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिस विचारधारा ने इस देश में गांधी निर्माण किया, जिस विचारधारा ने इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर निर्माण किया। बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा। मामूली बात नहीं है। जिस आंदोलन की वजह से बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, इसका मतलब स्पष्ट है। जिस आंदोलन की वजह से इस देश में आदिवासी नहीं, पूरे देश के बाकी लोगों को भी भूधारक से भूमालक बनाया गया। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन विश्व के सबसे प्रैक्टिकल आंदोलन रहा है। इस देश का सबसे मूलभूत आंदोलन रहा है, जिसने राष्ट्र की कल्पना को जन्म दिया है। बिरसा मुंडा वो नाम है
जिसके सामने शर्त थी कि तू माफी मांग ले और बोल दे कि तू यहां का मूल निवासी नहीं, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। बिरसा मुंडा ने माना नहीं। बिरसा मुंडा बोला मैं मूल निवासी था, मूल निवासी हूं और मूल निवासी रहूंगा। रात भर तड़पते रहा। बिरसा मुंडा को पॉइजन पिलाया गया। साथियों, जब बकरा काटते उसकी चमड़ी निकालते, वैसे बिरसा मुंडा की रात भर चमड़ी निकाली जा रही थी, तो भी उसने समाज के साथ गद्दारी नहीं किया और दर्द सहन करते करते मर गया, लेकिन समाज की भाषा बोलना भूला। उसने विश्वास किया कि मैं मर जाऊंगा, ऐसे 100 बिरसा मुंडा समाज में हजारों की संख्या में पैदा होंगे। मेरा उलगलान जिंदा रहेगा। मेरी कौम के लिए मेरे को जितने बार पैदा होगा मैं अपनी कौम पे कुर्बान होते रहूंगा। ऐसी सोच किसकी है? कौन से राजा ने दिया है? आज जो 5 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है ना आपके पास, ये इसी आंदोलन की देन है। आज इस देश में जो आरक्षण आपको मिल रहा है वो इसी आंदोलन की देन है। इस देश में जो अपने आप को आप आदिवासी बोल रहे हो, ये इसी आंदोलन की देन है। जो मूल निवासी बोल रहे हो, इसी आंदोलन की देन है। तो ऐसे चेहरे को हम अपने कलेजे से नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? जिसने हमको जमीन दिया, जिसने पहचान दिया, अपनी जिंदगी दे दिया, कौन से भगवान ने किया तुम्हारे लिए? इसलिए बिरसा मुंडा को महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, धरती का मालिक और भगवान की उपाधि मिली। भगवान बुद्ध के बाद इस देश में ये दूसरा आदमी है जिसको ऐसी उपाधि मिली है। आप लोग बिरसा मुंडा के विचारों को थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करो। बिरसा मुंडा कोई मुकुट लेकर, हाथ में तलवार लेकर नहीं है, नंगे बदन है और हाथ में कुराड लेकर है, तीरकमठा लेकर है। उस वक्त एक ही लड़ाई थी, उधर से बंदूकें चलती थी और उधर से तीर धनुष। जो बचा, जो जिंदा रहा वो जिंदा रहा, जो मर गया वो मर गया। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल के बूढ़े ने भी बिरसा मुंडा के साथ में लड़ाई लड़ा। बिरसा मुंडा की लड़ाई कोई एक जाति के लिए नहीं थी, पूरे देश के लिए थी, पूरे देश के गरीबों के लिए थी, आदिवासियों के लिए थी। एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा आंदोलन, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये मव्वे के झाड़ पे बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस मव्वे के झाड़ को आप लोग देखकर बोलते हो कि इससे दारू बनती है, वैसा नहीं। जब यहां पर चावल नहीं होता था, गेहूं नहीं होता था, तब हमारे लोग मव्वे के दारू, इसको इरूक बोलते हैं गोंडी में, ये इरूक से ही आदमी इसकी रोटियां बना के जिंदा रहता था। इसलिए आदिवासी आदमी 10,000 साल से इस मव्वे को अपना पेन मानता है। इस मव्वे के झाड़ से, जिस समाज ने इस मव्वे के झाड़ से बेईमानी नहीं करी, एक झाड़ से बेईमानी नहीं करी, वो इंसान से क्या बेईमानी करेगा? ये बिरसा मुंडा की सोच है। बिरसा मुंडा ने सांस्कृतिक जीवन को बहुत महत्व दिया, धार्मिक जीवन को नहीं। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, छोड़ा, वैष्णवी हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया, और आखिरी में बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। ये सोच, इतनी क्रांतिकारी सोच बिरसा मुंडा की है। हमको क्रांतिकारियों के विचारों पे समाज को खड़ा करना है, नेताओं के विचारों पे नहीं और राजाओं के भी विचारों पे नहीं। जिसने कौम के लिए कुर्बानी किया वो समाज का नेता है, उसी को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे कई है जिन्होंने समाज के आड़ में कई दुकानें लगा ली, अपने राजपाट चला लिए, लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए और समाज को कुछ नहीं दिए। इन्होंने तो पूरा सब कुछ समाज को दे दिया। इतनी गरीबी में भी समाज को बहुत कुछ दे सका बिरसा मुंडा। मेरे भाइयों, आज के दिन जो बलिदान रानी दुर्गावती का है, जो स्थान रानी दुर्गावती का है, जो स्थान टंटे मामा का है, जो स्थान राघोजी भांगरे का है, जो स्थान शंकर शाह रघुनाथ शाह का है, जो स्थान तेलगा मांझी का है, जो स्थान बाबूराव शर्माके का है, वही स्थान हमारे समाज में और मिशन में बिरसा मुंडा है। और बिरसा मुंडा को हमने कमान दी है, सामने रखे हैं, बाकी सभी क्रांतिकारियों की विचारधारा सामने है। स्वयं बिरसा मुंडा ने बोला था कि मैं कोई नया नहीं कर रहा, मैं वही कर रहा जो मेरे पूर्वजों ने किए। इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी सेंस, वो बिरसा मुंडा बोलता है कि मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने किए। यानी रानी दुर्गावती से भी प्रेरित था वो, शंकर शाह रघुनाथ साहब से प्रेरित था। अपने पूरे क्रांतिकारियों की बात को सामने रखा बिरसा मुंडा ने। इसलिए बिरसा मुंडा अपना सरदार है, अपना सच्चा सरदार बिरसा मुंडा है। आज देश में
आप दलित भाइयों में देखो बाबा साहब के प्रति क्या सम्मान है, हमारे में भी होना चाहिए। गांधी के प्रति सम्मान है देश में, लेकिन ये दोनों के प्रति सम्मान रखने वाला आदमी बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान नहीं रखता, इस बात का अफसोस है। लेकिन आने वाले समय में, पिछले कुछ सालों में पूरे देश के लोगों का मुंह बंद कर दिए बिरसन के लोगों ने, जब उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा की प्रेरणा बाबा साहब लेता था। उन्होंने बताया गांधी जी भी बिरसा मुंडा की प्रेरणा लेते थे, इनके मुंह बंद हो गए। आज ये सोच में पड़ गए कि अगर ये सच्चाई है तो फिर बिरसा मुंडा को सामने क्यों नहीं लाने दिया गया। मैं आपके सामने भी सवाल खड़ा करता हूं, जैसे रानी दुर्गावती का वास्तविक इतिहास दबा के रखे, वैसे ही बिरसा मुंडा का इतिहास दबा के रखे। हमारे साथ हमारे इतिहास को खत्म करने का षड्यंत्र बार बार होता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, अपनी तर्क का भी इस्तेमाल करो। जो आदमी तर्क करता है वही आदमी फर्क करता है। आप लोग ईमानदारी से समाज के लिए भिड़ो, अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आने वाले समय में हर गांव से, हर घर से 1-1 रुपए मिशन के लिए आना चाहिए, और जिस दिन आएगा उसी दिन मेरे को इनविटेशन देने आना। न तो कोई अंतरी आए, मंत्री आए, संतरी आए, कोई भी आए, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि एक समय अपने को काम करना है, अपने पास समय कम है। सरकार बनी, किसकी भी सरकार रहे, लेकिन समाज में विचारों की सरकार रहनी चाहिए, शहीदों के विचारों की सरकार होनी चाहिए, समाज में व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। सबको समझाओ, कोई वो काम कर रहा है, कोई नया संगठन ला रहा है, कोई फलाना ला रहा है, उसको बिठाओ, एक जगह बैठो और विचार मंथन करो, उसको समझाओ, अपने लॉजिक समझाओ। ये कैडर का काम है, आप उनको छोड़ के नहीं चलोगे, उनको समझाना ही पड़ेगा, उनके बीच में जाना ही पड़ेगा। ज्यादा मान सम्मान की अपेक्षा मत करो, तुम्हारी बेइज्जती भी होती है तो जाओ, वो तुमको गाली भी देता है तो जाओ, उसको समझाओ, क्योंकि वो अपना आदमी है। आज के दिन हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है। हमारे बीच में सभी लोग हैं, हमारे बीच में अलग अलग जनजाति के भाई लोग हैं, हमारे बीच में प्रतिनिधि लोग आए, हर जनजाति के प्रतिनिधि है, और यहाँ पे कोई अलग दूजा भाव नहीं होता है। मेरे लिए ये सम्मान की बात है, छोटी संख्या है लेकिन लोग अच्छे हैं, विश्वास करने का मन होता है आप लोगों पर। मेरे लिए ये बड़ा दिन है कि भाई मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे से अपनी बात हुई। कलेक्टर साहब है, हमारे मिशन के सभी बुजुर्ग लोग हैं, विकास परिषद के बुजुर्ग लोग हैं, कैडर है, सब बड़े बड़े लोग हैं मेरी नजर में। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि समाज को ये रास्ते से निकाल लो बाहर, इस दुविधा से निकालो, इस संकट की परिस्थिति में अपने समाज को बचाने के लिए आप लोग आगे आ जाओ, यही मेरी आपसे विनती है। हम 2 मिनट के लिए खड़े होंगे और रानी दुर्गावती के शहीद दिन पर